संविधान के अंदर आजकल पत्थर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है, उसमें एक जान है, उसमें जान डाली गई थी। उसकी रचना को आप देखें तो संविधान में हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखे तो उस वक्त के भारत के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता था। जब महिला का स्थान चौखट के अंदर होता है, ये बात समाज में प्रचलित होती थी, तब वो महिलाएं हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा संविधान बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और अपना कार्य कर रही थी। हर चीज में आप देखिए, वो महिलाओं में केरला की एक दलित महिला भी थी जो अंबेडकर मूवमेंट में से आई थी और सेवाग्राम में गांधी के साथ काम करते हुए उसने पूरी जिंदगी बाद में बिताई, संविधान समिति में जाने के बाद, उसमें से लौटने के बाद भी। एक दलित लड़की जिसको समाज में खड़ा भी नहीं रखा जाता था, उन हालातों में पढ़ लिख कर वो इतनी अपने काबिल हुई कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनी। ये हमारे संविधान की असली जान है। जब भी संविधान की बात आती है तो हम लोग उसका प्रीएम्बल पढ़ते हैं और हमको लगता है कि हमने हमारे संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित कर ली। पर वो कैसे बना, किसने बनाया और किस उद्देश्य से बनाया, ये जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उस संविधान का महत्व हम नहीं समझ पाएंगे, और तब तक उस संविधान को सलामत क्यों रखना जरूरी है वो हमको पता नहीं चलेगा। मैं एक सभा में गया था तो कुछ लोग थे वहां, उनको पूछा गया कि भाई संविधान का मायना आपके लिए क्या है। तो एक युवा लड़की थी, उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, ये संविधान मेरे लिए नहीं है, दलितों का संविधान है, अंबेडकर ने लिखा हुआ है। ये गलतफहमी जो है वो संविधान के ऊपर का खतरा है। जो ये समझ नहीं सकते कि जात पात धर्म भेद क्लास के ऊपर जाकर हम कैसे एक राष्ट्र के नागरिक बन सकते हैं, उसकी व्याख्या संविधान है। आज जो हम जेन ज़ी कह रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ करके दिखाया है तो वो ये है कि घर में मत बैठो, बाहर निकलो, रास्तों पे आओ, हम आएंगे, आप आए ना आए हम आएंगे। सीए एनआरसी का सत्याग्रह हुआ तो उसने कहा कि भाई ये तो मुसलमानों की बात है, देखो मुसलमानों को इफेक्ट होता है इसलिए मुसलमान रास्ते पे आ गए, और लोगों ने मान लिया। लोगों ने कभी समझा नहीं कि सीए एनआरसी के बाद एसआईआर आएगा और आजाद भारत में सबसे पहली दफा भारत के नागरिकों को कहा जाएगा कि तुम नागरिक हो, ये साबित करो। पर भारत की आज की परिस्थिति में आपको स्टेटलेस बनाकर छोड़ दिया जा सकता है। ये खतरा है। जब हम अपनी संविधान के लिए बेदरकार हो जाते हैं तो ये खतरा हमारे ऊपर आता है कि संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें गुलाम में से एक नागरिक बनाती है। हाँ, बोलने में तो हम सब बोलेंगे, संविधान की शपथ तो हम लोग सब लेते ही रहते हैं, पर उस शपथ पे खरे नहीं उतरते। ये हमारी कमजोरी है। हम जू के प्राणियों जैसे हो गए, पिंजरे को ही अपना विश्व और अपना ब्रह्मांड समझने वाली प्रजा इधर हुई, और इसीलिए हम परतंत्र की ओर अग्रसर हो गए। क्योंकि गुलाम अगर स्कूल में जाएगा तो भी गुलाम ही रहेगा। उसके मन की आजादी, जो बाबा साहेब ने कहा कि पढ़ो और आजाद हो जाओ, वो पढ़ेंगे तो सही लेकिन दिमाग आजाद नहीं होगा, क्योंकि समाज आजाद नहीं होगा।
हम हमेशा जिंदगी को उम्र के नापते हैं कि बहुत छोटी जिंदगी हो गई, वो बहुत लंबी जिंदगी हो गई, उम्र से नापते रहते हैं। लेकिन जिंदगियों का असली माप वो किस बुलंदी तक पहुंचती है उससे होना चाहिए। और अमित की जिंदगी को अगर बुलंदी से मापे हम, तो हमें पता चलेगा कि हम सब की उम्र से ज्यादा उस छोटी उम्र में उसने बुलंदी पाई थी। आज जो सारे लोग यहाँ बोले उसका यही एक निष्कर्ष निकलता है कि हर काम में एक नई बुलंदी को स्थापना करना ही अमित की जिंदगी का एक मकसद था, जो भी करता था उसमें। और ये हमने प्रेरणा आती है। कुछ जिंदगियां ऐसी होती है कि अपनी जिंदगी में इतनी सारी यादें बना के जाती है कि हमारी बची हुई उम्र उन यादों के सहारे हम जी सकते। अमित की जिंदगी में भी आज जो मैं सुन रहा था, ये लग रहा था कि इतनी सारी यादें ये आदमी कैसे छोड़ के गया, कि इतने सारे लोगों की जिंदगियों को छू के गया है। तो ये सारी चीजों को हमने समझना बहुत जरूरी है। आज के परिवेश में स्वाति ने जब मुझे बताया कि तुम्हें आना है, प्रथम स्मृति दिन के भाषण प्रवचन करना है, तो मुझे द्विधा हुई कि मैं क्या बोलूं। कितने सारे पहलू उसकी जिंदगी के हैं, तो उसमें क्या बोल सकते हैं। तो मैंने आसान रास्ता ढूंढ लिया। बनिया हूं तो बनियों की खासियत होती है कि आसान रास्ते ढूंढ निकालते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि उसकी जो सारी सबसे प्रिय और सबसे जो चिंतित वो रहता था, उसी बात पे हम बात करें। तो संविधान, क्योंकि वो अमिताभ के लिए एक जीवन ग्रंथ था, भारत का संविधान। और वर्तमान, बहुत चिंतित रहता था वर्तमान के ऊपर। कई बार मुझे कहता था कि काय होना रहता, निराशा से नहीं, एक चिंता से कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। मुझे फोन करके हमेशा कहता था कि तुषार आता रस्त्यावर यावं लागेल, और मैं कहता था यार आराम की जिंदगी जी रहे हैं, रास्ते पे कहाँ उतारते हो, डंडे पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा। पर मैं जानता हूं कि अगर डंडे पड़ते, जब जंतर मंतर पे डंडे पड़े, तो अमिताभ वहां होता, वो बैठा नहीं रहता। तो ये जो धाड़स, ये जो साहस है, उसकी बात हमने करनी चाहिए। मुझे फिर हमने तय किया कि संविधान आज का जो ये सब्जेक्ट दिया गया है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये आज के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। किसने संविधान लिखा, कैसे संविधान लिखा गया, ये महत्व का नहीं है। संविधान के अंदर, आजकल पत्थर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है। उसमें एक जान है, उसमें जान डाली गई थी। क्योंकि न सिर्फ उसमें जो बातें लिखी गई वो शब्द थे, पर उसकी बनाने के अंदर भी उन सारी चीजों को समेटा जा गया था। अगर आप संविधान समिति देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुई, उसकी रचना को आप देखें, तो संविधान में हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखे तो उस वक्त के भारत के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता था। तो ऐसा नहीं था कि किसी स्पीच राइटर ने अच्छा स्पीच लिख दिया और बहुत तालियां बटोर ली। उसके पीछे की हर भावना को समझकर उसको उसमें जीवंत रूप में उदाहरण के तौर पर दिख सके, वैसा दिखाया गया। हम आज महिला आरक्षण के बारे में बात करते हैं, कई बार बातें होती है, कई बार वादे किए गए हैं, अमल में नहीं डाला गया। लेकिन संविधान समिति में महिलाओं को एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके लिए
ऐसी ऐसी महिलाओं को वहां रखा गया जो महिलाओं के इंटेलेक्ट के बारे में अगर हम देखें, उनकी कुशलता के बारे में अगर हम समझें, तो पता चलेगा कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। उसमें जो महिलाओं को सशक्तिकरण की बात आई है, वो उस वक्त जब महिला का स्थान चौखट के अंदर होता है, ये बात समाज में प्रचलित होती थी, तब वो महिलाएं हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा संविधान बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और अपना कार्य कर रही थी। हर चीज में आप देखिए, वो महिलाओं में केरला की एक दलित महिला भी थी जो अंबेडकर मूवमेंट में से आई थी और सेवाग्राम में गांधी के साथ काम करते हुए उसने पूरी जिंदगी बाद में बिताई, संविधान समिति में जाने के बाद, उसमें से लौटने के बाद भी। मैं उनके गांव गया था केरला में। एक छोटा सा टापू है जहां कोई रास्ता, पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग अभी भी वहां रहते हैं। आज भी वहां जाने के लिए आपको फेरी लेके जाना पड़ता है, बोट लेके जाना पड़ता है वहां से आने के लिए, जाने के लिए। उस जमाने में एक दलित लड़की जिसको समाज में खड़ा भी नहीं रखा जाता था, उन हालातों में पढ़ लिख कर वो इतनी अपने काबिल हुई कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनी। ये हमारे संविधान की असली जान है, शब्द नहीं। वो बनने में जो एक आदर्श को बनाया गया कि सबको इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, सबकी आवाज होगी। एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो दूसरी तरफ ये दलित लड़की। ये पूरा एक हमारे समाज का जो एक पूरा स्पेक्ट्रम था, वो पूरा उसमें रिप्रेजेंटेड था। ये बात समता की बात थी। समता भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण शब्द है। सबका साथ, सबको साथ लेके, इंक्लूसिवनेस, इंग्लिश में प्रीएम्बल में इंक्लूसिवनेस रखा गया। संविधान समिति में इंक्लूडेड, हर किसी को इंक्लूड किया गया। ये सारी चीजें हमने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी संविधान की बात आती है तो हम लोग उसका प्रीएम्बल पढ़ते हैं और हमको लगता है कि हमने हमारे संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित कर ली। पर वो कैसे बना, किसने बनाया और किस उद्देश्य से बनाया, ये जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक उस संविधान का महत्व हम नहीं समझ पाएंगे, और तब तक उस संविधान को सलामत क्यों रखना जरूरी है वो हमको पता नहीं चलेगा। और ये आज की सबसे बड़ी करुणाई है कि हम सिर्फ शब्दों को पहचानने वाले लोग बन गए हैं। शब्दों के पीछे का अर्थ, मर्म और महत्व पहचानने की क्षमता दिन ब दिन हम गंवाते जा रहे हैं। ये चीज चिंताजनक है। वो ग्रंथ रहेगा, वो भावना रहेगी, वो समझ नहीं रहेगी, तो उन दोनों चीजों का कोई मायना नहीं रहेगा। ये हमने समझना बहुत जरूरी है। और ये चीज आज का वास्तव्य बन गया। आप देखिएगा कि बहुत सिस्टमैटिकली ग्रंथ में कोई फर्क नहीं किया गया, लेकिन उसके महत्व को कैसे कम कर दिया गया है वो हमने समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज सामान्य व्यक्ति के पास अगर आप जाओ और पूछो कि संविधान का क्या मायना है, तो वो बोलेगा बाबा साहेब का संविधान है। अगर वो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं तो कहेंगे आमचा संविधान है। अगर वो बाबा साहेब को नहीं मानने वाले, मैं एक सभा में गया था तो कुछ लोग थे वहां, उनको पूछा गया कि भाई संविधान का मायना आपके लिए क्या है। तो एक युवा लड़की थी, उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, ये संविधान मेरे लिए नहीं है, दलितों का संविधान है।
अंबेडकर ने लिखा हुआ है। ये गलतफहमी जो है वो संविधान के ऊपर का खतरा है। जो ये समझ नहीं सकते कि जात पात धर्म भेद क्लास के ऊपर जाकर हम कैसे एक राष्ट्र के नागरिक बन सकते हैं, उसकी व्याख्या संविधान है। ये अगर हम भूल जाएंगे तो कोई मायने नहीं रहेंगे। फिर आज ये परिस्थिति आ गई है क्योंकि हमने उसको, उसके अभ्यास को भुला दिया है। रट्टा मारने वाला संविधान हमने कबूल कर लिया है। और ये आज में और उस जमाने का फर्क आ गया। हम हमेशा भावनात्मक तरीके से सब चीज को देखते हैं, पर उसके पीछे के अर्थ को कभी हमने देखने की, सोचने की फिक्र ही नहीं की, कभी नहीं की। और तभी गलत अर्थ से हमें समझाने वालों को सफलता मिलती जाती है, क्योंकि हम अभ्यास नहीं करना चाहते, हम अभ्यास करते नहीं। वो एक जमाना था स्वतंत्रता पूर्व। मैं हमेशा ये बात करता हूं और अमिताभ भी ये बात से हमेशा कहता था कि लोगों को हम रास्तों पर कैसे ला सकते हैं। प्रश्न को जब उठाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए तो लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन लड़ाई लड़ेगा कौन? जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो वो लड़ेंगे। मुझे कई बार फोन आता है, आपने रास्ते पे आना चाहिए। मैं पूछता हूं कि भाई मेरी समस्या है क्या? ये समस्या किसकी है वो बताओ। बोले हम सबकी है। तो फिर मुझे क्यों कह रहे हो कि आपने रास्ते पे आना चाहिए? हम सब आज जो हम जेन ज़ी कह रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ करके दिखाया है तो वो ये है कि घर में मत बैठो, बाहर निकलो, रास्तों पे आओ, हम आएंगे। आप आए ना आए, हम आएंगे। पहला दिन था जंतर मंतर का, मीडिया ने कहा है कुछ 50-200 लोग हैं, कुछ नहीं है, फ्लॉप शो है। पर उन 50-100 लोगों के अंदर जो एक मैग्नेटिज्म था वो किसी ने सोचा नहीं। और जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो पूरा देश खड़ा हो गया। मैं गया नहीं था वहां, जंतर मंतर नहीं गया था, मेरी बेटी गई। एक हफ्ते तक वो बहुत ही परेशान थी, पिताजी जाना चाहिए पिताजी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। आखिर में आके बोली मैं जा रही हूं, मैं इधर बैठ नहीं सकती। और 19 को वो 18 तारीख को वो जंतर मंतर गई, 20 को वहीं पर थी। मैंने कहा मैं बंबई में क्या होता है वो देखूंगा, वो महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि ये जंतर मंतर का सत्याग्रह नहीं हो सकता, ये देश का सत्याग्रह होना चाहिए। बापू ने अगस्त क्रांति मैदान से क्विट इंडिया का नारा दिया। वो अगस्त क्रांति मैदान तक सीमित रहता तो भारत आजाद नहीं होता। पर अगस्त क्रांति मैदान से उठी हुई गूंज देश के कोने कोने में गूंजने लगी, तब जाके अंग्रेज को ये एहसास हुआ कि अब हमारे दिन भर गए हैं यहां। और उन्होंने जाने का फैसला किया। ये बात जंतर मंतर में जो हुआ, उस सत्याग्रह ने ये वापस आज के वक्त में साबित करके दिखाया कि अगर सत्य की आवाज उठेगी तो उसकी गूंज पूरे देश में जाएगी, पूरे विश्व में जाएगी। और गई वो गूंज पूरे विश्व ने उठकर इसकी वो कदर की कि हाँ भारत में कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं था कि नेपाल और बांग्लादेश में जो क्रांतियां हुई वैसी कोई क्रांति हुई। एक मकसद से हुआ, वो मकसद प्राप्त किया गया और फिर अगले मकसद तक रुखसत भी ली गई। ये महत्वपूर्ण था। क्रांति का मतलब ये नहीं होता कि हम कितना लड़ते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि वो कितनी क्रांति करवा सकता है।
बापू की महानता ये थी कि वो क्रांति करवा सकते थे तो क्रांति रुकवा भी सकते थे। और जब पहला असहकार आंदोलन हुआ और उसमें चौरी चौरा में जब हिंसा हुई और बापू को लगा कि नहीं, अगर ये चालू रहा तो ये लोग भटक जाएंगे, हमारे लोग भटक जाएंगे और गलत रास्ते पर चले जाएंगे, तो उन्होंने क्रांति को रोक दिया। उनकी बात बहुत टिका हुई कि आज़ादी मिलने ही वाली थी और आपने क्या ये कर दिया। जिन्होंने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में कोई भाग नहीं लिया, वो उनकी टिका करते हैं कि वो देखो अंग्रेजों का दलाल था इसलिए उसने वो क्रांति वापस ले ली और फिर 30 साल तक हमको लड़ना पड़ा, वरना तभी आज़ाद हो जाते हैं। पर बापू ने ये कहा कि गलत तरीके से पाई गई चीज भी गलत साबित होगी, और वही चीज हमको जंतर मंतर में ऐसे सारे शब्द के इस्तेमाल के बजाय दिखे कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, बच्चे उठ के चले गए। उन्होंने नहीं कहा चलो एक मंत्री का इस्तीफा मिला है और थोड़ा लड़ लेते हैं और 2-4 मंत्रियों का सर साथ में लेके जाते हैं। कहते हुए गए कि बाकी मंत्रियों के लिए भी आएंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद पूरा हुआ। ये क्रांति की ताकत होती है, कब करना, कब लड़ना, और कब एक पूर्ण विराम नहीं लेकिन अल्प विराम उसमें लाना। ये समझ हम खो बैठे थे और इसीलिए कई क्रांतियां हुई। ऐसा नहीं है कि इस देश में पिछले 12 साल में कुछ नहीं हुआ, पर वो सारी चीजों को, वो सारे जो क्रांतियां हुई, जो सत्याग्रह हुए, जो सीएए एनआरसी के वक्त सारे राष्ट्र में धरने हुए, वो उतने ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन सरकार के पास ये एक शस्त्र आ गया कि वो उसे एक वर्ग, एक धर्म, एक ग्रुप तक उसको लेबल कर सका। सीएए एनआरसी का सत्याग्रह हुआ तो उसने कहा कि भाई ये तो मुसलमानों की बात है, देखो मुसलमानों को इफेक्ट होता है इसलिए मुसलमान रास्ते पे आ गए, और लोगों ने मान लिया। लोगों ने कभी समझा नहीं कि सीएए एनआरसी के बाद एसआईआर आएगा और आजाद भारत में सबसे पहली दफा भारत के नागरिकों को कहा जाएगा कि तुम नागरिक हो, ये साबित करो। आज तक कभी भी तुम नागरिक हो ये साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये किसी सरकार ने नहीं कहा था। जब पहला इलेक्शन हुआ भारत का, कोई वोटर लिस्ट नहीं था, वोटर भी नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था कि वोटर कहां है, कौन है। तो तय कर दिया गया कि कैसे होगा, तो 21 साल का जो भी हो और भारतवासी हो तो उसको हम वोट का अधिकार देंगे, तय हुआ। अब ये कैसे तय करें कि 21 साल का है कि नहीं, क्योंकि किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था तब, गांवों में, गांवों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कहा गया कि भाई जाके गांव में ये पूछो कि उसकी पैदाइश के बारे में 2 जन अगर कहे कि हाँ भाई ये इतने साल पहले पैदा हुआ था तो मान लो। अगर कोई प्रसंग, ऐतिहासिक प्रसंग वो कह सके कि मेरे जीवन काल में, मेरे बचपन में ये प्रसंग हुआ था, तो उसके आधार पे उसकी उम्र तय करो। अगर वो उस गांव में रहने वाला है तो उसको नागरिक मान के वोट का अधिकार दो। ये प्रमाण से पहला हमारा जो पूरा वोटर लिस्ट बना, जिसके बलबूते पर पहला चुनाव हमारा लड़ा गया, वो किया गया था। और आज ये कहा जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुमको वोट का अधिकार है। पासपोर्ट लेके जाओ तो बोलते हैं पासपोर्ट नहीं, पैन कार्ड लेके जाओ तो बोले पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड लेके जाओ तो बोले आधार कार्ड नहीं। सरकार ने दिए हुए तीनों डॉक्यूमेंट सरकार ने दिए हुए, जिसकी शिनाख्त पुलिस वालों ने की है, अप्रूवल पुलिस वालों ने दिया कि हाँ हमने शिनाख्त की, तहकीकात की,
ये ठीक है, लेकिन आज़ाद भारत में सबसे पहली बार हमको कहा जा रहा है कि हम शक करते हैं कि तुम नागरिक होगे नहीं, तुम प्रूव करो कि अब तुम नागरिक हो। और ये सीए एनआरसी की देन है। उसकी शुरुआत सीए एनआरसी में हुई, और सीए एनआरसी में हम सब मिलके लड़े नहीं, इसलिए एसआईआर की नौबत आई। और एसआईआर की नौबत इतनी खतरनाक है कि कल उठ के ये कहा जा सकता है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो नागरिक नहीं। ये पहला देश होगा जो अपने ही अंदर रहने वाले लोगों को बेदखल कर देगा। आज भी अगर आप देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी देश में जाओ तो आपको इल्लीगल ठहराने से पहले आपको कहा जाता है कि दूसरे देश का नागरिकत्व दिखाओ, क्योंकि तुम्हें अगर डिपोर्ट करना है तो तुम्हें कहाँ डिपोर्ट करना है वो जानकारी हमें होनी चाहिए, तुम्हें हम स्टेटलेस नहीं बनाएंगे। पर भारत की आज की परिस्थिति में आपको स्टेटलेस बनाकर छोड़ दिया जा सकता है। ये खतरा है। जब हम अपनी संविधान के लिए बेदरकार हो जाते हैं तो ये खतरा हमारे ऊपर आता है। इससे कई गुना छोटी चीजों के लिए भूतकाल में हम लोग लड़े हैं। सबसे ज्वलंत उसका उदाहरण इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जो संविधान को स्थगित कर दिया था, उसका बदला जिस तरह से लिया गया वो है, वो क्रांति भारत के नागरिकों ने की थी। आज उसी तरह से होगा ये शक है, क्योंकि कई चीजें हुई है जिसमें हम लोग निराश होकर बैठे रहे हैं घर में, हताश होकर बैठे हुए हैं घर में कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो जो करना है करेंगे। संविधान बना उसके बाद ऐसा नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं हुए, कई संशोधन हुए, पर उसकी एक प्रक्रिया थी, डिबेट होते थे, पार्लियामेंट में सवाल जवाब पूछे जाते थे, कमिटियां बनती थी जो उसका स्टडी करके रिपोर्ट देती थी कि ये सही है, ये ठीक है, ये गलत है। उसके बाद संविधान में संशोधन होता था। अब ऑर्डिनेंस से होता है। महत्वपूर्ण चीज पे कोई डिस्कशन नहीं होता, ऑर्डिनेंस से ये सब कर दिया जाता है। ब्रूट मेजॉरिटी का उपयोग होता है, पर ये इसलिए होता है कि जो बात की गई थी कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो जो सभाएं हैं वो आवारा बन जाती है, ये उसके कारण हो रहा है कि मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके खिलाफ कोई नहीं आएगा। और इसीलिए जब जंतर मंतर पे जैन जी उतरा तो सरकार को भी सदमा हुआ कि ये क्या हो गया, ये कहां से आ गए। हमने तो सारी भेड़ बकरियां पाल के रखी थी, ये भेड़ बकरियों के दांत कैसे निकल आए कि हमको ही काटने लगे। ये उदाहरण है कि अगर हम चाहे तो आज भी हमारे लोकतंत्र को बचा सकते हैं। बापू ने जब पहला असहकार आंदोलन किया तब उनके पास कोई क्षमता नहीं थी कि वो इतने राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सके, लेकिन वो हुआ इसलिए कि उन्होंने जो कहा वो उस जमाने के भारतीयों ने उसको अपना कर्तव्य समझा और किया। नमक सत्याग्रह को आप देखो, क्या फर्क पड़ता था, एक बूढ़ा जाके मुट्ठी भर नमक उठा लेता था, क्या फर्क पड़ता था उससे। फर्क तब पड़ा जब भारत के हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में लोगों ने नमक बना बना कर अंग्रेजों को कहा कि साहेब अब तेरे नमक से भी हम आजाद हो जाते हैं। वो बर्दाश्त के बाहर हो गया और तब जाके उसकी सफलता मिली। क्या फर्क पड़ता अगर ग्वालियर टैंक से बापू कह देते कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो,
बोले ठीक है, हम बंबई छोड़ते हैं, तुम्हारी गूंज बंबई से निकली, हम बंबई छोड़ते हैं। पर वो गूंज जब हर एक हिंदुस्तानी ने उठाई और हर अंग्रेज को कहा कि वापस जाओ, चले जाओ, नहीं चाहिए हमें, तब उनको एहसास हुआ कि अब हम नहीं जा सकते। तो ये जो बातें हैं वो हमने समझना बहुत जरूरी है कि संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें गुलाम में से एक नागरिक बनाती है। गुलाम और नागरिक में बहुत फर्क होता है। गुलाम लाचार होता है, नागरिक जिम्मेदार होता है। जब नागरिक लाचार हो जाता है तो वो सही में गुलाम बन जाता है, गुलामी को कबूल कर लेता है कि भाई हाँ, मैं मानसिकता से गुलाम हूं। और हर सरमुख हत्यार इसी के लिए काम करता है कि मैं अगर इनको मानसिक गुलाम बना दूंगा तो फिर मुझे कोई चुनौती नहीं देगा। पिछले 12 सालों में यही किया गया है और हमने उसको स्वीकारा है। ये दोष हमारा है, उनका नहीं है जो ये करना चाहते हैं। ये दोष हमारा है, हमारी पीढ़ी का है कि हमने इसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि 70 साल पहले ऐसी एक पीढ़ी थी जो सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार होती थी और रास्तों पे उतर आती थी। हर एक कॉल पे वो रास्तों पे आ जाती थी। कहां गए वो लोग? क्यों हम ऐसे बदल गए? ये हमने अंतर्मुख होके अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमी आ गई है। आज एक आशा का किरण दिख रहा है अंधेरे में। 12 साल के से बहुत हताशी, लाचारी थी। हर एक चुनाव के बाद ये लगता था कि अब खत्म हो गया सब, अब कुछ नहीं कर सकते हम। चुनाव आयोग गया, कोर्ट सिस्टम, जस्टिस सिस्टम गई, पुलिस तो लाचार हो ही गए थे। बाबूशाह, नौकरशाह जो थे वो भी अपना कर्तव्य भूल चुके थे। निराशा के लिए हर जो कारण जरूरी था वो मौजूद था इधर। वो क्यों था? वो इसलिए था कि हमने खड़े होकर कहा नहीं कि अगर तुम जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो तुम्हें पकड़कर रास्तों पे लाने की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। ये अगर करते तो ये वक्त नहीं आता कि जब हमको कोई आके कहे कि संविधान खतरे में है और हम वो मानते। क्योंकि हम ये कहते कि जब तक मैं हूं तब तक संविधान को कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बोलने में तो हम सब बोलेंगे, संविधान की शपथ तो हम लोग सब लेते ही रहते हैं, पर उस शपथ पे खरे नहीं उतरते। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा वर्तमान है। भूतकाल बहुत रोशनीदान के जैसा है, चमकता हुआ है, उदाहरणात्मक है, लेकिन भूतकाल वर्तमान नहीं हो सकता और भूतकाल भविष्य कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब वर्तमान लाचार होता है तो भविष्य भी उसमें से लाचार ही होने वाला है। और इसलिए ये जो जंतर मंतर पे हुआ, उसके बाद झारखंड में हुआ और अब हर गांव गांव में हो रहा है, जो अब जैन अल्फा बोल रहे हैं, बच्चों, जो बच्चे जाके कलेक्टर को बोल रहे हैं कि भाई हमारी स्कूल में तुम्हारे बच्चों को भेजो, फिर तुमको पता चलेगा कि हम पे क्या बीत रही है। ये जो जिम्मेदारी का एक जज्बा आया है वो क्रांति है, वो सच्ची में क्रांति है और उसका असर आने वाले दिनों में हमको दिखेगा। ये एक आशा का किरण है। मुझे जब से ये जेन ज़ी वाला हुआ है तब से हर जगह पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या संदेश है ये युवाओं के लिए। मैं कहता हूं कि मैं उनसे एक ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आखिर में मुझे रिटायर कर दिया। अब मेरी ज़रूरत नहीं रही है, ना मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ना हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, ना आह्वान करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है, अपने कंधों पे ले ली है। हमने सब ने ये अब मानना होगा।
कि हमने हमारा वक्त जाया किया, हमने हमारी जिंदगियों को वेस्ट किया। हाँ, हमने शोहरत कमाई, दौलत कमाई, नाम कमाया, सब किया, लेकिन राष्ट्र के लिए और समाज के लिए जो कर्तव्य था उसमें हमने सबसे बड़ी हार पाई है, क्योंकि हमने किया ही नहीं। जो हम कर सकते थे वो हमने किया ही नहीं। हम हमेशा ये सोचते रहे कि मेरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी मुझे कह रही थी, जब जंतर मंतर से वो वापस आई तो मुझे कह रही थी कि पापा, गांव से बच्चे एक बिस्तर बांध के आ रहे थे और स्टेशन से सीधा जंतर मंतर आके जहां पर भी जगह मिली वहां अपना बिछाना, अपनी चादर, अपनी जो भी लाए थे वो बिछाकर बैठ जा रहे थे। और इस तरह से वहां की भीड़ बन रही थी। 20 तारीख का जब आह्वान हुआ कि संसद के ऊपर चल के मोर्चा लेके जाना है, तो उन रास्तों पे जो लोग निकले, कोई बस से भर के नहीं लाए थे उनको, कोई भी नहीं लाया था, किसी को भी नहीं लाया था। लोग अपनी इच्छा से आ रहे थे, जानते थे चारों तरफ पुलिस खड़ी थी, लाठियों से लैस पुलिस खड़ी थी, टीयर गैस कैनन वाली पुलिस खड़ी थी, वाटर कैनन वाली पुलिस खड़ी थी। जानते थे कि कभी भी पुलिस एक्शन होगी, लेकिन कोई भी वापस नहीं जा रहा था। सारे के सारे चल रहे थे वहां। और जब लाठियां चली तो दूसरों को बचाने के लिए खुद सामने खड़ी होने वाली लड़कियां भी उसमें दिखी, जिन्होंने अपनी पीठों पे वार लिया अपने साथियों को बचाने के लिए। अब झांसी की रानी का उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बच्चियों ने वो पराक्रम करके दिखाया जो हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। जो बात हम बातें करते रहे, हम सभाओं में बहुत शानदार भाषण करते रहे, लेकिन रास्ते पे उतरने से झिझकते रहे हमेशा, क्योंकि हमें अपनी कंफर्ट जोन में जीना पसंद। हम जू के प्राणियों जैसे हो गए, पिंजरे को ही अपना विश्व और अपना ब्रह्मांड समझने वाली प्रजा इधर हुई, और इसीलिए हम परतंत्र की ओर अग्रसर हो गए। अब शायद उस पिंजरे की दरवाजा खोलने की चाबी मिलती हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसमें भी अब हमें वो रोल अदा करना है कि ये जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को हम प्रोत्साहित करें। वो LIC का जो एक लोगो है ना, जो एक दिए को 2 हाथ, वो 2 हाथ हमें बनना पड़ेगा कि जो फूंक मारकर इस मशाल को बुझाना चाहते हैं, उस हवा से इस मशाल की रोशनी को बचा के रखे। ये हम कर सकते हैं, हम सब ये कर सकते हैं, हमको करना होगा। अमित को जितनी भी श्रद्धांजलियां मिली, अगर अमित का उदाहरण लेके इस काम में अगर हम हमारी जिंदगी आगे ना जिए, तो स्कूल बनेगी, स्कूल बनाने वाला आएगा, स्कूल चलाने वाला आएगा, लेकिन समाज बचाने वाला कोई नहीं आया, तो वो सारी बातें बेमायने हो जाएगी। क्योंकि गुलाम अगर स्कूल में जाएगा तो भी गुलाम ही रहेगा। उसके मन की आजादी, जो बाबा साहेब ने कहा कि पढ़ो और आजाद हो जाओ, वो पढ़ेंगे तो सही, लेकिन दिमाग आजाद नहीं होगा, क्योंकि समाज आजाद नहीं होगा। तो ये बातें हमने समझनी होगी। हमारा कर्तव्य आज के बाद क्या होगा, ये हमने जानना होगा, और उसके मुताबिक हमने अपनी क्षमता अनुसार काम करना होगा। एक बात याद रखनी होगी कि हम तिनके हैं, क्रांति की अग्नि के हम तिनके हैं, और क्रांति की अग्नि असंख्य तिनकों के साथ आने से बनती है, कोई एक ज्वाला से नहीं बनती। हमको उस तिनके का
उदाहरण बन के उसका अनुकरण करना है। यही अमिताभ जैसे लोगों को सही श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।